नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के लिए किसे अधिकृत किया गया है। तो देखिए, जैसे केंद्र में आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, जैसे अभी 15वां वित्त आयोग गठित किया गया था लास्ट, तो उसी प्रकार से राज्यों के लिए यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो पंचायत है, मतलब हर जिले में कह लीजिए, तो उनके बीच जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्यूटीज हैं, टोल्स हैं ना, इन सब का रिकमेंडेशन किस हिसाब से, या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होना चाहिए, इसके रिकमेंडेशन करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है आर्टिकल 243I के तहत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पार्ट 9 में दिया हुआ है। तो इसको गठित कौन करता है? राज्य के राज्यपाल को जो है ये पावर दी गई है आर्टिकल 243I के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। इसमें देखिए, अभी हमने बताया आपको कि एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, सारे के सारे काम स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसके द्वारा ही होता है। ये भी आपको बताया भी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किसकी स्थापना का प्रावधान है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और इन सब कार्यों के लिए जो है वित्त आयोग का। इसमें से कौन सा निकाय केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये काम होता है जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है। ठीक, तो अभी जैसे लास्ट टाइम 15वां वित्त आयोग बना था, NK सिंह इसके चेयरमैन थे। ठीक, आर्टिकल 280 के तहत होता है, आपको पता ही है। तो जैसे इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो टोटल टैक्सेस कह लीजिए इकट्ठे हो रहे हैं 100 रुपए, तो उसमें कुल भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा उसमें से 41 रुपए होना चाहिए। ठीक है, 41% का टोटल जो है अलग अलग, भला डिटेल में इसको आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में भी जो है ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध का उल्लेख जो है अनुच्छेद कौन से में किया गया है। तो सेंट्रल स्टेट जो फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक दिए हुए हैं। ये किस पार्ट में है, जरा ये बताइए तो हमें। चलिए, जो अभी पूछा वो आ ही गया कि केंद्र राज्य संबंध जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान जो भी हमने देखे एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये सब आते हैं पार्ट 11 में। सरकारिया आयोग का संबंध जो है किससे था ये बताना है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए, 1983 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका गठन किया गया। जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे उनकी अध्यक्षता में। और केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है ना, उसके संबंध में क्या सजेशन हो सकते हैं उस रिगार्डिंग, जो जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है या कह लीजिए फाइनेंशियल रिलेशन है, तो उसके संबंध में सजेशन देने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्दर चेंज वगैरह किए जा सके जिससे। ठीक है, तो इसके लिए इसको गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की जो राज्य सूची है। ठीक है, जैसे 3 सूचियों के बारे में पढ़ते हैं ना, केंद्र, राज्य और जो ये कॉन्करेंट लिस्ट होती है तीसरी। ठीक है, तो पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल है ना, ये 3 तो राज्य सूची में है, परंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये इसमें स्टेट लिस्ट में नहीं है। तो 1, 2, 3 यहाँ से चूज करेंगे। ये बताइए कि जो ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये किस लिस्ट में आता है। भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित इसमें से कौन सी समिति है ये बताना है। ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है, अगर हम बात करें इसकी, ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा जो है, इसके अंतर्गत अगर जोनल काउंसिल जो एस्टेब्लिश हुए हैं
तो पांचों ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनके नाम एक बार देखिए। बेसिकली एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं उसका उदाहरण होती है हमारी जोनल काउंसिल्स। ये पांचों यहाँ पे स्थापित की गई हैं और इनका हित मतलब कार्य क्षेत्र ये होता है कि आपस में जो है आपस के हितों पर चर्चा करें और उसके जो अंतर्गत सिफारिशें हो सकती हैं उसको दिया जाए। बेसिकली एक जो है परामर्श वाली संस्थाएं होती हैं ये। निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये बताना है, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में रिकमेंडेशन 2026 तक चल रही है वो 15वें वित्त आयोग की चल रही है। उसके अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह, ठीक। और ये जो 14वें के बारे में पूछा जा रहा है तो ये वाई.वी. रेड्डी थे, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसका प्रमुख उपयोग है, ये बताना है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बेसिकली जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वाटर के साथ मिला हुआ, उसी का एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है और हाईली जो है इसका कह लीजिए ये कोरोसिव होता है, किसी भी चीज को जो है डिसॉल्व कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका मुख्यतः उपयोग जो अगर हम देखें तो कांच पर नक्काशी करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कांच की कुछ वस्तुएं आप देखते हैं ना उस पर अलग अलग डिजाइन बनी होती है तो वहां पे इसको यूज करते हैं। अब इसमें से निम्न में से किसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है, ठीक है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में। तो आपके घरों में भी अगर आपने ये देखा होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस पे पेस्ट हमारा जो वाटर फिल्टर लगा होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है जल शोधन का। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट यानी कि गलत है, ठीक। तो चारों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें गलत है ऑप्शन ए ही, ठीक है। लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, मतलब धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी यानी कि बेसिक होती है, क्षारीय होते हैं ये, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के तीन जो हैं ठीक है, इनको देखें आप। मिश्र धातु यानी कि एलॉयस के संबंध में गलत कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखिए दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी यानी कि जो है कोरोजन वगैरह की घटना इस पर नहीं होती है, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। दूसरा है कि ये अपनी अवयवी धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होती है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मेटल होगा उससे मिश्र धातु जो होगी वो ज्यादा सॉलिड होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम। आतिशबाजी यानी कि जो पटाखे आप दिवाली के जैसे मौसम आने वाला है तो आप जलाएंगे, तो उसमें स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण चमकदार रंग कौन सा उत्पन्न होता है। तो अलग अलग पटाखे आपने जलाए होंगे तो जैसे लाल, हरा, है ना, नीला, पीला, सफेद, ये सब रंग आता है ना, तो उसमें देखेंगे तो स्ट्रोंशियम जिस पटाखे में मिला होगा उसके बारूद में वहां पे लाल कलर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्फर ऑक्साइड के स्रोत हैं, ठीक है, कहाँ से उत्सर्जित हो सकता है ये जो पर्यावरण में हमारा सल्फर ऑक्साइड जाता है ना, तो यहाँ पे देखते हैं इसी का जो डाइऑक्साइड हो जाता है वो एसिड रेन उसकी वजह से होती है, आपको पता ही होगा। तो देखेंगे सल्फर ऑक्साइड के जो स्रोत हैं, कोयला जलेगा तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें होता है ये, पेट्रोलियम जलेगा उसमें भी होगा, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, ठीक है, तो वहां से भी ये निकलता है। तीनों ही ठीक है, 1 2 3। देखिए क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, ये किसका सामान्य नाम है ये पूछा जा रहा है। तो भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो आंसू गैस जो है वही होता है क्लोरोपिक्रिन, बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगर हम इसकी बात करें थोड़ा डिटेल में तो इसको जो है पूरा इसका केमिकल नाम होता है ट्राई क्लोरो नाइट्रोमीथेन, ठीक है, एज ए CCl3NO2 करके फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिए। एक इंसेक्टिसाइड होता है बेसिकली क्लोरोपिक्रिन, जिसको कि हम आंसू गैस के रूप में भी यूज करते हैं। अगला देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेज इसमें से कौन सी हैं, ठीक। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में इसमें देखिए नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम छोड़ दें तो 3 3 3 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 5, है ना। इस तरीके से कुछ एलिमिनेट भी कर लिया करिए कई बार, यहाँ से जो है आंसर इजीली मिल जाता है। तो नाइट्रोजन नहीं, बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड अगर होता है ना, वो होता है ग्रीन हाउस गैस। उसके अलावा ओजोन, वाटर वेपर, जल वाष्प, है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ठीक। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी एरियाज के बारे में आपने इसमें इकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मोस्टली यहाँ पे जो लगभग 70% के आसपास जो वेजिटेशन होता है ऐसे एरियाज में,
वो वहीं पे पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और वो पर्यावरण के जो है दृष्टि से देखेंगे तो वो दुनिया में काफ़ी जो है हानिकारक स्थिति में ऐसे एरिया जो होते हैं उनको यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो भारत में भी ऐसे स्थान है, वो आप हमको बताइए कॉमेंट करके कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इस टर्म को देने वाले जो पहले व्यक्ति हुए इनका नाम था नॉर्मन मायर्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था 1988 में, तो ये वर्ष भी ध्यान रखें। ओजोन रिक्तीकरण का वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा किसके उत्सर्जन के कारण है, ठीक है। तो देखिए ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन यानी कि जो उसका रिक्तीकरण हो रहा है ये मुख्य रूप से किससे है, तो ये डी ऑप्शन में देखिए क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जो है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो होते हैं क्या है, जैसे जो आपके ये नहीं होते जैसे फ्रिज का जो सिलेंडर होता है ना उसमें गैस जो भरी जाती है, तो ये सब में यही तो यूज़ करते हैं। आपके जो स्प्रेज होते हैं ना डिओड्रेंट वगैरह, यहाँ पे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इनको फिल किया जाता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, और इन्हीं को धीरे धीरे फेज आउट करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको भी अपनाया गया था। तो ये भी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। डी ऑप्शन को हम चूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल से ओजोन रिक्तीकरण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है, ठीक। तो ओजोन लेयर जो आप स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ते हैं ना कि उसकी स्थिति वहां पे है, तो अब जैसे धीरे धीरे अगर मान लीजिए वो फेज आउट हो गया तो जो हमारे हार्मफुल रेडिएशन सनलाइट के रूप में आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे ये स्किन कैंसर का कारण बनते हैं, ठीक है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण का संदमन यानी कि जो है कह लीजिए उसमें कमी आएगी, ये भी ठीक है। तीसरा है कि मछली के लार्वे का प्रभावित होना, ठीक है। तो वो रेडिएशन जो फिशेज हैं एक्वाटिक जो हमारे एनिमल्स हैं उनका भी जो बेसिक यूनिट्स है उन सबको भी हार्मफुल होगा। तो तीनों ही करेक्ट हैं, डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा परमाणु आपदाओं की श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये फुकुशिमा, चेरनोबिल और 3 माइल है ना, ये सब जो है अलग अलग देशों में जो न्यूक्लियर कह लीजिए डिजास्टर हुए हैं न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, परंतु ये जो दल्लव कैनाल आपदा है ये यूएसएस से संबंधित है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो केमिकल हार्मफुल केमिकल जो है वेस्ट थे उसका एक तरीके से सही स्टोरेज नहीं था, तो उसके पोल्यूशन की वजह से ये घटना हुई थी। तो ये किस ईयर में हुई थी जरा ये हमको ढूंढ के बताइए। तो भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में किस राज्य की भागीदारी जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा विंड एनर्जी से बेसिकली जो एनर्जी जनरेट की जाती है तो टोटल उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कह लीजिए, है ना, जितने भी संयंत्र स्थापित हैं भारत में सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरियों में ज्यादातर क्या सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जितनी भी पेट्रोल रिफाइनरीज इंडिया में आपको मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, कोस्टल एरियाज में मिलेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल फील्ड्स जो हैं बहुत ना के बराबर हैं। पाइपलाइन जरूरी नहीं है कि हर हमारे जो रिफाइनरी है वहाँ पे पाइपलाइन स्थित हो, ठीक है। तो ये भी नहीं है। पोर्ट स्थान जो है ये जरूर है, ठीक। तो मैक्सिमम में आप देखिएगा तो क्योंकि जो एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल वगैरह को, फिर उसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है हमारे इन रिफाइनरीज में, तो सिर्फ 3 जो है हमारा ये करेक्ट होगा। अब देखिए कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश भारत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अगर विश्व में देखेंगे तो सबसे पहले पे है चाइना, फिर है यूएस और तीसरे पे है इंडिया, ठीक है। सितंबर 2022 तक की अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो भारत में लगभग 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल कैपेसिटी भी ध्यान देख लीजिए 6780 मेगावाट, ठीक है। तो इतनी क्षमता वाले कुल कितने हमारे ऑपरेशनल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक, इनकी संख्या पूछी जा रही है। तो ये है 22, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने न्यूक्लियर ये ऑपरेटिव हैं जो हमारे रिएक्टर्स हैं जरा बताइए। तो अब देखिए भारत में नाभिकीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में किस राज्य की भागीदारी जो है वो सर्वाधिक है। तो टोटल इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की बात करें तो सबसे शीर्ष पे है तमिलनाडु, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और शीर्ष की अगर हम 3 की बात कर लें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, देन राजस्थान में है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हमसे पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। कब स्थापित हुआ था, 1944 में, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में आप सुनते ही होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख निकाय है, लेकिन ये किस जो है उसके कह लीजिए किस टाइप की एजेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इसकी स्थापना का वर्ष जो था 1948 और कहाँ पे स्थित है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की बात हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ठीक है। तो जो मतलब ऐसे देखें इनके कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में भी आप पढ़ते रहते हैं, जो है समय समय पे आती रहती है रिपोर्ट्स। तो वैश्विक विकास चुनौतियों का जो समाधान निकालना इनका मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन को चूज करेंगे। 1966 से एस्टैब्लिश्ड है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो रीजनल समूह है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक। तो इनका अभी जो है 5वां शिखर सम्मेलन हुआ जो है 30 मार्च 2022 को। तो इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में लिखा, ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जो कि वर्चुअल माध्यम में किया गया था और इसका होस्ट कंट्री था श्रीलंका, ठीक, क्योंकि इसके जो है चेयरमैनशिप भी इन्हीं के पास थी। तो ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ दूसरा कथन है जो ये सही है। देखिए, एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन आसियान के रूप में जाना जाता है जो, ठीक। तो इसके सदस्य देश कितने हैं ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर्ड, मतलब इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन चूज करेंगे। 10 कंट्रीज इसमें हैं। अगर नाम की हम बात करें तो ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ये कंबोडिया। देखिए, यूनेस्को के बारे में सही कथन हमको चुनना है, ठीक। तो पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। स्थापना हुई थी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, कैनबरा में नहीं, जो है यहाँ पेरिस फ्रांस में स्थित है ये, ठीक। दूसरा है इसमें 193 सदस्य और 11 सहयोगी जो है सदस्य हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ठीक हैं, तो हम इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। विश्व खाद्य दिवस के बारे में सही कथन हमको चुनना है। यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये ठीक है। दूसरा है 1945 में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, तो इसकी स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, ठीक। तो जो है खाद्य सुरक्षा की जो क्षेत्र में संगठन भी कार्य करता है। तो खाद्य दिवस जो है चूंकि 16 अक्टूबर 1945 को ये FAO फाउंड हुआ था, तो इसीलिए इसको भी मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये भी दोनों कथन हमारे ठीक हो जाएंगे। FAO के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो है कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है, तो रोम में है, ठीक है। और अभी देखेंगे तो लगभग 194 जो है मतलब जो देश हैं ये इसके सदस्य हैं, ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में जो है इसमें से सही कथन हमको चुनना है। तो देखिए, पहला लिखा है कि इसमें 80% ग्रामीण और 60% शहरी आबादी जो है शामिल है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो ये बनाया गया जुलाई 2013 में बेसिकली ये बनाया गया था। तो इसमें जो है खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% जो शहरी जनसंख्या है उनको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो सब्सिडाइज फूड वगैरह होता है उसके पाने के लिए पात्र बनाता है, ठीक है। तो पहला कथन जो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर केंद्रित है, तो ये तो ठीक है। न्यूट्रिशनल चीजें यहाँ पे फोकस्ड जो है वो बच्चे और महिलाएं हैं उसमें। तो सही पूछा है तो केवल 2 सही है। जून 2022 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ठीक है, इसके कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी जून 2020 में, जो PM आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च हुआ था उसके अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया था। तो हम जो है 2 साल इसका हो गया, तो यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे। लगभग जो है 2024-25 तक के लिए जो है मतलब टाइम पीरियड जो इसका फाइनेंशियल ईयर का है वहां तक इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सहायता से। जो ये स्मॉल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं इन सबको जो है आगे बढ़ाने की दिशा में ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कवर्ड नहीं है उत्तराखंड स्टेट। सी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए, 2014 में इसको जो है अनाउंस किया गया था। बेसिकली जो गंगा नदी हमारी है तो उसके माध्यम से यहाँ पे हमारे जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनके नेविगेशन को सक्षम बनाने की दिशा में इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली वही नेशनल वाटर वे 1 जो है हमारा मोस्टली वो फोकस्ड है। और उसमें जो कवर होते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और वेस्ट बंगाल, है ना, ये 4 राज्य जो हैं इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। इसमें से देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ योजनाएं हैं और किस वर्ष में आई थी वो लिखा है। तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो है 2015 लिखा है, ये गलत है, ये आई थी 2018 में। ठीक, बाकी ये सब ठीक है, इनको एक बार देखें आप। देखिए कि स्कीम लॉन्च की गई थी 21 नहीं, दिसंबर 2020 में, पीएम वानी, ठीक है, जो हमारे लोकल लेवल पे है ना, पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो कहा जा रहा है उसी के संदर्भ में कि भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि जो हमारा ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने सिफारिश किया था इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये किस वर्ष में किया गया था सिफारिश? तो ये है वर्ष हमारा है 2017। ठीक है, पीएम वानी का जरा फुल फॉर्म बताइए। तो भारत सरकार ने इसमें से किस वर्ष में गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पीडीएस जो है हमारा, इसको शुरू किया था? तो ये हुआ था जून 97 में, ऑप्शन ए। और अगर हम बात कर लें इसी में ऑब्जेक्टिव का इसके स्कीम के, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें ये था कि स्टेट्स जो हैं लगभग 6 करोड़ गरीब परिवार, जब ये मतलब लॉन्च हुआ उस टाइम पे, तो 6 करोड़ गरीब परिवार जो है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एकदम सस्ते से सस्ते दरों पर जो है राशन उपलब्ध कराना, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उनको राशन मिले, उसकी जो इंश्योरिटी है उसको ये कंफर्म करना। ठीक है, तो इन सब उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, इसको भी ध्यान रखिए आप। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति किस वर्ष का है, ये उसके तहत की गई है। तो यहाँ स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए लगभग जो है ये स्टार्टअप फंड स्टैब्लिश किया गया था 2017 का, ये जो हमारा ये है ना यूपी आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी, इसके अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में डायल 100 सेवा जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डायल 100 बेसिकली क्या था कि एक जो है इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ जो पुलिस है उसके लिए पुलिस वैन्स वगैरह इसमें जो है अरेंज की गई थी, और डायल 100 का एक कॉन्सेप्ट आया था कि 100 नंबर जो है आपातकाल स्थिति में लॉन्च करें, आप मतलब डायल करें तो पुलिस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी। तो इसको जो है अखिलेश यादव गवर्नमेंट जब थी उत्तर प्रदेश में, तो वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गलत क्लिक हो गया है, देखिए सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग जो हैं प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चलाया जा रहा है, तो इसमें जो एलिजिबल लोग हैं अपने कह लीजिए ट्रेनिंग के लिए, जो अपने एम्प्लॉयमेंट में वो यूज कर सके, तो ये आयु वर्ग है 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग। ठीक, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 में जो लाया गया, तो इसके अनुसार दूसरी बार अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब व्यक्ति को जो है 10 वर्ष के कठोर कारावास और कितने लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा जो है दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो गोहत्या कानून संबंधित एक मतलब उस हिसाब से समझिए अगर आप, तो उसको सख्त बनाया गया था इस अध्यादेश को ला करके। और इसमें जो है जैसे देखेंगे अब यूपी के हिस्ट्री में, तो कई समय पे अलग अलग जो है गोहत्या निवारण से संबंधित अधिनियम बनते रहे, जैसे 1955 में है ना, फिर 58, 61, 79, 2002 है ना, इन सब में इसमें संशोधन भी हुआ है। तो अभी रिसेंट जो ये हुआ है, तो यहाँ पे अब किया गया है कि 10 साल तक कठोर, दूसरी बार अगर अपराध करेंगे गोहत्या का, ठीक है, तो आपको 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना ये लगाया जा सकता है। ठीक, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। आप एक बात बताइए कि अगर पहली बार अपराध करेंगे तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 इसमें से किसकी मंजूरी के बाद प्रख्यापित किया गया था? तो देखिए एक ऑर्डिनेंस आया था जो फोर्सफुली जो स्टेट में हमारे धर्मांतरण किए जाते हैं तो उसको रोकने के लिए, है ना, जो इलीगल है एक तरीके से। तो देखिए कोई भी जो ऑर्डिनेंस आता है तो अप्रूवल किसका मिलेगा उसको, क्योंकि अगर मान लीजिए उस समय हमारा विधानसभा मतलब सत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 213 के अंतर्गत जो स्टेट का गवर्नर है उसके पास शक्ति है कि वो अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो ये मतलब उसका जो फ्रेमवर्क बनेगा लॉ का, उसको अप्रूव करेंगे गवर्नर ही, तो उन्हीं के द्वारा आएगा। तो 2020 में जब ये अध्यादेश आया तो उस समय कौन थी यहाँ पे गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने ऊपर डायल 100 का एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, और डायल 108 जो है वो एम्बुलेंस के लिए एक सेवा शुरू की गई थी। तो
इसमें अब इन दोनों में से कौन सी सेवा जो है यूपी 112 नई सेवा जो है स्टार्ट की गई है, तो उसके अंतर्गत एकीकृत की गई है। ठीक, तो अमेरिका में एक सिस्टम होता है सेंट्रलाइज्ड 911, है ना, इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए कई तरीके की सर्विसेज में ऑफर की जाती हैं। तो कुछ उसी आधार पे यहाँ पे यूपी 112 जो है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे शुरू हुआ, ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। तो उसी में यूपी में भी 112 में ये डायल 100 और 108 इसको जो है उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक, तो अब इमरजेंसी में आप जो है 112 मिलाएंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, हम आपसे अगले में मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।